बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग अजीम के बाद शायद ही किसी ने इतनी तबाही देखी हो। तबाही तो पहले भी बहुत आई, जल्जले भी आए, तूफान भी आए, आंधियां भी आई, दुनिया भर में तबाही की बेताशा दास्तानें हैं, लेकिन किसी इंसान के हाथों दूसरे इंसान का ऐसा कत्ल कभी किसी ने न देखा होगा। इससे पहले जितनी भी जंगें हुई उसके अंदर फौजी तनसीबात को निशाना बनाया जाता रहा, ऐसी तनसीबात को निशाना बनाया जाता रहा कि जो दिफाई एतबार से किसी मुल्क के लिए, किसी खित्ते के लिए अहम हो। लेकिन हमने पहली मरतबा देखा है इस मौजूदा हालात के अंदर, अपनी आंखों से वीडियोस के जरिए देखा, शायद पहली मर्तबा है कि किसी खित्ते के ऊपर इंसानों को, जहां पर बच्चों को, बूढ़ों को, खवातीन को, माजूरों को, किसी को छोड़ा ना जाए, हॉस्पिटल्स को निशाना बनाया जाए। कौन सा ऐसा इंसान हो कि जो उस गोला बारूद से महफूज हो। बात हो रही है फलस्तीन की, हमलावर है इसराइल, जुल्म कर रहा है इसराइल। बात करेंगे सूरत हाल की कि जो अब दरपेश है, जंग बंदी के बाद क्या सूरत हाल है, रिलीफ एक्टिविटीज किस हद तक मुमकिन है, और आगे क्या सूरत हाल है, इस जंग का, इस खूनी जंग का खात्मा कब होगा। बल्कि जंग नहीं, अगर इसको कहा जाए कि जंग के बजाय एक तरफा नस्ल कुशी है, एक तरफा हमले हैं, तो गलत ना होगा। मेरे साथ मौजूद है अब्दुल शकूर साहब, नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन के, इससे पहले सदर भी रहे हैं, आजकल ज़ाहिर नायब सदर, और उसके अलावा आलमी अमूर अल खिदमत फाउंडेशन के देखते हैं, कुछ अर्से पहले तक मिस्र में भी मौजूद रहे इस सारी जंगबंदी को, और इससे पहले के तमाम मामला को बहुत करीब से देख रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है मंसूर जाफर साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत से बैन अक़वामी इदारों के साथ जो है वो काम भी करते हैं, और इसके साथ साथ ख़ास तौर पर जब फ़लस्तीन का मामला हो तो मंसूर जाफर साहब के पास वो तमाम खबरें मौजूद होती हैं कि जो मंजर आम पर उस वक्त या तो आई ना हो या जो है वो पाकिस्तान तक पहुंची ना हो। मंसूर साहब आपका भी शुक्रिया, अब्दुल शकूर साहब सर आपका भी शुक्रिया। शकूर साहब, आप ज़ाहिर के सीनियर भी हैं, फिर आपने दोनों साइडें देखी, ज़ाहिर है कि आप एक वॉर जोन के करीब रहे, वहाँ ज़्यादा आसानी से खबरें आ रही होती हैं, एक्सेस बहुत आसानी से होता है, और फिर जब बात हो रिलीफ की तो रिलीफ के अंदर ज़ाहिर है पाकिस्तान में तो अल खिदमत फाउंडेशन का बड़ा नाम एक रहा है, फिर आलमी सतह के ऊपर भी हम देखते हैं कि फ़लस्तीन के हवाले से, गज़ा के हवाले से अल खिदमत की जो इमदादी सरगर्मियाँ हैं उसका कहीं ना कहीं तस्करा ज़रूर आता है, और पाकिस्तानियों ने भी दिल खोल कर अल खिदमत का साथ दिया है। तो शकूर साहब ज़रा ये फरमाइएगा कि इस वक्त जंग बंदी की सूरत हाल है, जंग बंदी की सूरत हाल में कितना बेहतर तरीके से रिलीफ का काम, क्योंकि ख़बर हमारे पास ये आई कि तकरीबन 200 ट्रक्स अलाउ किए जाएंगे रफ़ा क्रॉसिंग से जो गज़ा की जानिब जाएंगे, तो अल खिदमत फाउंडेशन का कितना पार्ट होगा, और आलमी सतह पर इस वक्त इमदादी सरगर्मियों में शायद दुनिया ने इससे ज़्यादा सफाकियत कभी ना देखी हो कि हॉस्पिटल नहीं छोड़ा गया, कोई जो है वो स्कूल ना छोड़ा गया, कोई रिहायशी इमारत ना छोड़ी गई, बच्चों को नहीं छोड़ा गया, बुजुर्गों के ऊपर जो है वो बमबारी की गई। तो इतनी बड़ी सफाकाना जंग शायद तारीख में कभी भी जो है वो जंग अजीम के बाद किसी ने ना देखी हो। तो जंग की सूरत हाल भी बताइएगा, और रिफाई सरगर्मियों का इस वक्त कितनी बेहतरी होगी ये जंग बंदी के नतीजे में। बहुत शुक्रिया आपका। गज़ा के अंदर इस वक्त जो जंग है, इसको तो पता नहीं जंग की किसी इस्तिलाह में भी फिट किया जा सकता है कि नहीं। ये तो कंसंट्रेशन कैंप के ऊपर बारूद का एक फव्वारा है जो छोड़ दिया गया है, और कितने हजार टन बारूद जो है इस छोटी सी बस्ती के ऊपर फेंका गया है। बिल्कुल, तो इसको तो जंग कहना भी जुल्म होगा। ये तो बिल्कुल पुराने जमाने के अंदर जैसे खंदकों के अंदर लोगों को आग में बादशाह फेंकते थे और बड़ी ताकतें उसके साथ ये काम करती थी, बिल्कुल वही सूरत हाल इस वक्त गज़ा के लोगों को दरपेश है। अलबत्ता जहां तक इसका ताल्लुक है कि वहाँ ये इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे क्या काम हो सकता है, तो पाकिस्तान के अंदर डे 1 से अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ने अपील की, और मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तानियों ने दिल खोल कर मदद की। हमारे जो इंटरनेशनल भाई हैं जो इस वक्त तुर्की में हैं, अमेरिका में हैं, बरतानिया में हैं, यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में हैं, अल खिदमत की जो ब्रादर तंजीमात हैं वहाँ, उनके साथ उन्होंने भी बहुत उम्दगी के साथ ताउन किया है, और हम इस पोजीशन में हैं कि वहाँ बहुत सारी चीज़ें भेज सकें। तो मैं एक एक करके आपको गिनवाता हूँ, लेकिन उससे पहले जो बताना ज़रूरी है लोगों को वो ये है कि गज़ा में जाने का सिर्फ एक रास्ता है, और एक हुकूमत के ज़रिए से पहुँच सकता है, वो है मिस्र की हुकूमत। और मिस्र के अंदर भी जो उनका रेड क्रेसेंट है वो जिम्मेदार है मिस्र के अंदर चीजों को चेक करके, उसको प्रोसेस करके, मेक श्योर करके कि इजरायलियों को इस पर कोई एतराज नहीं है, बल्कि उनसे चेक करने के बाद इसको अंदर भिजवाने का काम है। खुशी की बात है
इस वक्त ज्यादा ट्रक अंदर जा रहे हैं, तकरीबन जैसा आपने बताया 200 ट्रक का पर डे, लेकिन गजा में आम हालात में भी 500 ट्रकों की जरूरत थी। अच्छा। तो उनकी जरूरत अब भी बहुत थोड़ा है, लेकिन ये बहरहाल है कि कुछ ना कुछ काम का आगाज हो गया है। शकूर, कौन कौन सी चीजें जा रही हैं, किन किन चीजों की ज्यादा जरूरत है और कौन सी चीजें अलाउ नहीं की जा रही? क्योंकि जाहिर है कि मेरा नहीं ख्याल कि डीजल जाने दिया जाएगा, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज जाने दी जाएगी कि जो डीजल है। कुछ डीजल को उन्होंने अलाउ किया है जो अस्पतालों में जनरेटर जलाने के लिए या बाज और कम्युनिकेशन के जो सेटअप है उसके लिए, लेकिन बहुत लिमिटेड तादाद में उसको भेजा जा रहा है, लिमिटेड जरूरियात के साथ। उसके बाद सबसे ज्यादा जो अलाउड है वो खुराक की चीजें हैं, जिसमें पानी भी है, खाने पीने की चीजें भी हैं, और जो हम भेज रहे हैं वो तकरीबन यूं समझें कि कूट फूड है कि आप डिब्बा खोलें और फिर आपको गर्म करने की जरूरत ना हो, वो ईटेबल हो, और वो जो लॉन्ग लास्टिंग है, मसलन खजूरें हैं या कैन फूड है और पानी है, जूसेस हैं, दूध है, तो जिसके लिए आपको चूल्हे की जरूरत पेश ना आए, तो उसको हमने जो है वो वहां से इत्माम किया है इजिप्ट के अंदर से, और इनको रेड क्रेसेंट के हवाले किया है। रेड क्रेसेंट आगे इसको देती है अपना गजा के अंदर, रेड क्रेसेंट फलस्तीन को, और वो या उनरवा जो यूनाइटेड नेशंस का रेफ्यूजीज का डिपार्टमेंट है, ये दोनों जिम्मेदार हैं तकसीम करने के। हमारी पहुंच सिर्फ अल अरीश तक है, सामान वहां पहुंचता है। हमें अल्हम्दुलिल्लाह पिछली दफा उन्होंने इत्तला दी कि आपका सामान अंदर चला गया है। ठीक। दूसरा सामान ट्रक हमारा वहां लोडेड खड़ा है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 1 या 2 दिन में ये 2 शिपमेंट भी हमारी अंदर चली जाएंगी। ठीक है शकूर साहब, मैं दोबारा आपकी तरफ आऊंगा, जरा रिलीफ की बात जरूर कर लेंगे। जरा मंसूर जाफर साहब से कुछ तज्जिया भी ले लें और कुछ खबर भी ले लें। मंसूर साहब, आप तवील अरसे से कवर कर रहे हैं खासतौर पर फ़लस्तीन का, और फ़लस्तीन के ऊपर इसराइली जो हमले हैं उसको जो है वो आप तवील अरसे से रिपोर्ट भी कर रहे हैं, करीब से देख भी रहे हैं, और ज़ाहिर है कि एक जज्बाती वाबस्तगी भी इंसान की होती है कि जब वो इन तमाम चीज़ों को तवील अरसे से कवर कर रहा हो। पिछले तमाम जितने भी इसराइल के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे उससे अगर आप इसका तकाबुल करें तो किसके ज्यादा करीब लगता है? क्योंकि मुझे अगर समझ में आती है तो मुझे लगता है कि इस दफा तो इसराइल ने जो है वो हद जो है वो क्रॉस कर ली है और किसी को भी नहीं छोड़ा, फिर चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, चाहे रिलीफ वर्कर हो, चाहे स्कूल हो, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, मतलब तमाम ही लोग जो है वो इसराइल के जो है वो जालिमाना इक़दामात के नीचे जो है वो अपनी जान की बाजी हारते रहे हैं। तो पहले जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हुए उनसे मुख्तलिफ कितना देखते हैं इसे? जी बहुत शुक्रिया जी। यकीनन इस वक्त जो गज़ा के साथ क़यामत कुबरा मैं उसे नाम देना चाहूँगा, फ़लस्तीनी उसे यकीनन नकबा के नाम से याद करते हैं। माजी में एक बड़ी कैटास्ट्रोफी, एक बड़ी तबाही जिसका उन्हें सामना है, और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे अंदाज में शकूर साहब ने उस सूरत हाल का अहाता बड़े मुख्तसर अल्फाज में किया है कि एक कंसंट्रेशन कैंप है कि जिसके ऊपर आग बरसाई जा रही है, आतिश व आहन की बारिश की जा रही है, और वो लोग किसी तरफ निकल भी नहीं सकते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कोई अच्छी ताबीर फ़लस्तीनियों की इस मौजूदा सूरत हाल की नहीं हो सकती। यकीनन इसका तकाबुल माजी में होने वाली जितनी भी इसराइल की जंगें हैं, चाहे वो गज़ा पर रवा रखी गई हों या उससे पहले जो मैसेकर इसराइल कमिट करता रहा है फ़लस्तीनियों की सरज़मीन पर कब्ज़े के हवाले से, चाहे वो दीर यासीन का मैसेकर हो या वो काना का मैसेकर हो, या ख़ास तौर पे बैरूत में जो उनके एरियल शारोन ने, जिन्होंने साबरा और शतीला के फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के कैंपों पर जो है वो टैंक चढ़ा दिए थे और टैंकों के नीचे उन्हें रोन दिया था। 500 लोग जो हैं वो एक दिन में शहीद कर दिए गए थे। तो मैं समझता हूँ ये उसी के पैरेलल एक एक्टिविटी है, लेकिन उन जितने भी मैसेकर्स थी उनकी यकीनन इस अंदाज से रिपोर्टिंग, या जिसे कहना चाहिए लम्हा बलम्हा खबर हम तक नहीं पहुँचती रही, नहीं पहुँच सकी। लेकिन इस वक्त कर्टसी डिजिटल मीडिया और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया जो डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, और मैं समझता हूँ यही वजह है कि इसराइल की ये जो ब्रूटैलिटी है इस बार खुल के हमारे सामने आई है। माजी में हम लोग असीर रहे हैं मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स के, मुख्तलिफ मीडिया हाउसेस के, जो अपनी लिमिटेशंस की वजह से बाज़ चीज़ों को कवर नहीं कर पाते थे। तो अब तो ये है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है और वो उसी तरीके से उन चीज़ों को स्नैप करता है, और एक सिटीज़न जर्नलिस्ट के तौर पे जो है उन सारी चीज़ों को मार्केट में जो है या अवेयरनेस के लिए लोगों तक पहुंचा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इसी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी है वो हमारे सामने आई है,
और इसी वजह से आपको एक बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस जो है वो दुनिया की तरफ से देखने को मिला है। मैं हुकूमतों की बात नहीं करूंगा क्योंकि हुकूमतें जो हैं वो मसलहतों का शिकार होती हैं, वो अपने अपने मसाइल का शिकार होती हैं, लेकिन जो उन हुकूमतों को इंस्टॉल करने वाली जो असल में हमारे यहाँ तो हुकूमतें भी दो तरह की हैं कि जहाँ पे जमहूरी हुकूमतों की हम बात करते हैं, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, या उसके साथ साथ जो हमसाया मुल्क हैं कि जहाँ पे शेखडम, किंगडम्स और इसी नौइयत की मुख्तलिफ गैर जमहूरी या गैर नुमाइंदा हुकूमतें हैं, वो भी इस वक्त मैं समझता हूँ इसी सारे जो वहाँ पे फ़लस्तीनियों के मसाइल हैं, आलाम हैं, उनको देखकर इस वक्त जिस तरीके से वो मोबिलाइज़ हुए हैं, अगरचे देर आए दुरुस्त आयज़ वाली बात है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी ख़ास तौर पे अरब दुनिया के अंदर हो रही है, चाहे उसमें सऊदी अरब अपना जो भी किरदार अदा कर रहा है, या उसके साथ साथ जो मिस्र ने मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा इस बार अपना मेटल शो किया है, अपनी एक अथॉरिटी को असर्टन किया है, क्योंकि माजी में जो जंग बंदियाँ हैं उसमें हमेशा से मिस्र के साथ अमेरिका का किरदार हुआ करता था, लेकिन क्योंकि अमेरिका ने इस बार अपना सियासी, सफारती और अस्करी वज़न जो है वो अपने लेपालक जो है ख़ास तौर पे अपनी मिडिल ईस्ट की जो आउटपोस्ट है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने सारे वसाइल झोंक दिए हैं। यही वजह है कि इस वक्त उनके अवाम उनकी इस गैर मुनसिफाना अप्रोच के साथ जो हैं वो नहीं खड़े हैं, वो सड़कों पे फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती और हमदर्दी कर रहे हैं, और इसी वजह से उनके जो सियासी एक्लन ऑफ पावर्स हैं उसमें एक जिसे कहना चाहिए वो जो ग्राफ डाउन होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी के, वो रोज़ बरोज़ गिरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़े पैमाने पे मैं समझता हूँ इस वक्त इस जंग का जो बैकलैश है, चाहे वो इकनॉमिक लॉस की शक्ल में बराह रास्त इसराइल बर्दाश्त कर रहा है, या उसकी जो सरपरस्त क़ुव्वतें चाहे वो बरतानिया, यूरोपीय यूनियन है, दीगर ममालिक हैं, वो बर्दाश्त कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त मैं समझता हूँ कि जो हथियार इस वक्त मुसलमानों ने या ख़ास तौर पे ब्रिक्स के सेशन में जो सऊदी वली अहद हैं उनकी तरफ से जो अपील आई है बड़ी स्ट्रॉन्ग कि दुनिया इसराइल को असला फ़रोख्त करने से इनकार करे, बिल्कुल, और ये मैं समझता हूँ कि ऐसी वो चीज़ें हैं कि जिसकी ज़रूरत इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ सही मानों में इज़हार यकजहती का तकाज़ा करती है, और अगर ये चीज़ें रूबा अमल होती हैं, और यही वजह है कि इसराइल जो है वो जंगबंदी के हवाले से, चाहे वो 4 रोज़ा जंगबंदी है, उस पर वो आमादा और तैयार हुआ है। मैं मंसूर साहब दोबारा आपकी तरफ जब आता हूँ ब्रेक के बाद आता हूँ तो जंगबंदी के ऊपर कुछ बात करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शकूर साहब, आपसे इब्तिदा अगर करें, आप तवील अरसे अमेरिका में भी रहे हैं, वहां तो जानवरों के हकूक की बड़ी बात होती है, ब्लैक लाइफ मैटर के ऊपर बड़ी बड़ी तहरीकें चलती हैं, तो ठीक है ब्लैक लाइफ मैटर हम रिस्पेक्ट करते हैं कि जी हर इंसान की, हम तो बल्कि इस्लाम तो कहता है किसी अजमी को अरबी पे, अरबी को अजमी पे कोई फजीलत हासिल नहीं है, लेकिन आलमी दुनिया का जो किरदार इस मौके के ऊपर आप देखते हैं कि हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी हो जाए, हॉस्पिटल्स के ऊपर फौज कुशी हो जाए और तमाम दुनिया जो है वो खामोश रहे, जिसको मॉडर्न वर्ल्ड कहते हैं, तो ये दो रंगी भी दुनिया की खुलकर सामने नहीं है? इसमें कोई दो राय नहीं है, ये बहुत बड़ी दो रंगी है, लेकिन ये दो रंगी तो बहुत अरसे से शुरू है। आप देखिए सहूनियों का जो किरदार माजी में रहा है और अब भी है, असल में तो मशरिक़ वुस्ता का सारा नक्शा जो ईरान इराक जंग थी इसी के पस मंजर में थी, ये लिबिया की तबाही इसी के पस मंजर में थी, ये जो खित्तों में बांट कर काम हो रहा है और तबाह किया जा रहा है एक एक को, ये सारा इसी पस मंजर का हिस्सा था। अलबत्ता इस वक्त की जो सूरत हाल है वो ये है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक बड़ी दरार आई है, और जैसा अभी मंसूर साहब इसका तज़किरा कर रहे थे, मैं चूंकि अमेरिका के पस मंजर में खबरों को भी फॉलो अप करता हूँ, वहाँ की यूनिवर्सिटियों में, वहाँ के सोशल मीडिया में, वहाँ के पॉलिटिकल सर्कल्स में इस वक्त एक स्ट्रॉन्ग वेव है जो लोगों को इसका एहसास दिला रही है कि आज़ादियों के पस मंजर में आप दुनिया को दो खित्तों में नहीं बांट सकते। और इसी की वजह है कि सदर बाइडेन अगर रेस्टोरेंट में भी खाना खाने जाते हैं तो उनके पीछे नारेबाजी हो रही होती है। बिल्कुल, उनके डेमोक्रेटिक कन्वेंशन सेंटर के ऊपर कई घंटों तक लोगों ने बाकायदा धरना दे के ब्लॉक किए रखा, और इस तरह की बेशुमार चीजें, सहाफ़ी, एक्टर्स, बेशुमार लोग हैं जो बाहर आए हैं
मेरा ख्याल है ये। अच्छा शकूर साहब कत्ता कलामी की इबादत, लेकिन मैंने एक क्लिप देखा डोनाल्ड ट्रंप साहब का, वो कहते हैं कि सारे वो लोग हैं जो इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ की जो लोकल आबादी है यूएस की, उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि इमिग्रेंट्स को आने के बाद अगर मेरी हुकूमत आती है, मैं देख लूंगा कि कैसे स्क्रीनिंग के बगैर ये आ जाते हैं, और सबसे पहले डिपोर्ट करूंगा उन सारे लोगों को यूनिवर्सिटी में जो हमास की सपोर्ट इस वक्त कर रहे हैं। देखिए, ट्रंप को एक तरफ रखिए ना, मैं तो पब्लिक अफेयर्स की बात कर रहा हूँ। ये जो न्यूयॉर्क के जो उनका सेंट्रल स्टेशन है रेलवे का, उस पे खालिसतन यहूदी जो प्रो फलस्तीनी हैं, या यूं समझ लीजिए कि वो सहूनियत के मुखालिफ हैं, उन्होंने बाकायदा कब्जा रखा। जो न्यूयॉर्क के अंदर प्रोग्राम हुए हैं उसके अंदर कम से कम 60% आबादी मुकामी लोगों की थी। उसमें यहूदी भी शामिल थे, उसमें काले भी हैं, उसमें गोरे भी हैं, उसमें स्पेनिश भी हैं, और उसमें यकीनन एशियाई, पाकिस्तानी और बाकी लोग भी मौजूद हैं। तो ये तो टर्न हो रहा है, और इसका एहसास खुद ट्रंप के उस इंटरव्यू में भी मौजूद है जिसमें उसने कहा कि इसराइली लाबी को कुछ सोचना चाहिए कि बहुत सारी चीजें उनके खिलाफ जा रही हैं। उनके अपने बेशुमार लोग इस हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हैं, और मुझे ये बहुत उम्मीद है कि आज की दुनिया ने टीवी और अखबारात की उस अहमियत को सत्यानाश कर दिया है जिसमें लोगों का ख्याल ये होता था कि वो ओपिनियन मेकर हैं। सोशल मीडिया ने ओपिनियन मेकिंग का भी काम बड़ी हद तक अपने हाथ में ले लिया है, ये उसका एक हिस्सा है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं सोशल सेक्टर की कुछ चीजें जो हम कर रहे हैं या करना चाहते हैं उसी की तरफ वापस आऊं। जनाब, उसमें गुजारिश ये है कि अल-खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान अपने इस किरदार में कि वो दुनिया में किसी जगह मुसीबत में गिरफ्तार लोगों के लिए प्लान करती है, तो हमने 4 मुख्तलिफ चीजों को बैक वक्त किया है। जनाब, हम पाकिस्तान में एनडीएमए के साथ मिलकर एक जहाज हम भेज चुके हैं सामान का। अब कोशिश कर रहे हैं कि बाई शिप जो फूड की चीजें हैं वो जाएं, और इस प्रोसेस में है कि गवर्नमेंट की तरफ से इसकी इजाजत मिले, तो इंशाल्लाह हमारी शिपमेंट की तैयारी हो रही है, जल्दी हम उसको भेजने की कोशिश करेंगे। हमारी ख्वाहिश ये है कि जब गजा का रास्ता खुले, तो आपके शायद इल्म में है कि नहीं, गजा में सबसे ज्यादा किल्लत जिस चीज की है वो पीने के पानी की है। ठीक, इस वक्त एक आदमी को जितने लीटर पानी रोजाना चाहिए उसका 1/4 हिस्सा भी वहां के रहने वालों को मुयस्सर नहीं है। और पानी के जो सोर्स हैं वो या तो समंदर से साफ होता है, 2-4 प्लांट हैं, कभी खराब होते हैं कभी ठीक होते हैं, और या फिर पानी उन इलाकों से आता है जिसपे इसराइल का कब्जा है। कोई 5 या 7 जगह हैं जहां ड्रिल करके पानी को, और वो पानी पीने के काबिल नहीं होता, लेकिन डिसाल्टेशन प्रोसेस के जरिए से होता है। तो अल-खिदमत ने ये तय किया है कि जो ही हालात बेहतर होंगे, हम इंशाल्लाह 20 मुकामात पे वाटर डिसाल्टेशन का एक सेटअप मुख्तलिफ मुकामात पे हम लगाएंगे। इसी तरह तीसरा एरिया जो है जिस पे हम काम कर रहे हैं वो हेल्थ के मैदान का है, और हेल्थ के मैदान में 20 एम्बुलेंसेस पाकिस्तान में तैयार हो रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि थोड़े वक्त में जो ही ये तैयार होंगी और गजा में रास्ता खुलेगा, और ये रास्ते खुलने ही खुलने हैं, चाहे 2 हफ्ते बाद या महीने बाद। जो तबाही हुई है वहाँ अस्पतालों ने बनना है, वहाँ के सिस्टम को ठीक होना है, तो हम कम से कम अपनी 20 एम्बुलेंसेस जो हैं वो रेडी रखना चाह रहे हैं, ताकि जो ही मोहलत मिले हम इसको वहाँ ले जाएं। अच्छा, इसी पर में हमारी कोशिश है, फीमा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स की और फोरम्स के जरिए से भी, वो चाहे मिस्र के अंदर हो, चाहे एक तजवीज ये आई है कि किसी शिप में जो है वो हॉस्पिटल कैंप हॉस्पिटल बना लिया जाए, या इस तरह की कोई सूरत हो तो उसके अंदर हम अपनी शिराकत दें। अगर हमें इजाजत मिले तो हम बनाएं। और कल ही मैंने ये गुजारिश की है गवर्नमेंट से भी कि अगर वो कम से कम इसकी इजाजत दे कि जब भी मौका मिले वहां से लोगों को एयरलिफ्ट करके पाकिस्तान में लाकर इलाज किया जा सके, तो हम हुकूमत पे कोई बोझ नहीं बनना चाहेंगे। उनको लिफ्ट करने का, उनको यहाँ अस्पतालों में ट्रीट करने का और वापस भेजने का सारा काम अल-खिदमत इंशाल्लाह बराह रास्त करेगी, और इस पे किसी को
और को कोई ज़रूरत नहीं होगी कि वो ये खदशे में मुब्तला हो कि पता नहीं इस पे कितना पैसा लगेगा। ये इंशाल्लाह खिदमत करेगी। तो ये 4-5 स्टेप हैं जिसको हम ले रहे हैं। जाहिर है हमारे पास टाइम लाइन नहीं हो सकता, इसलिए कि जब तक वार जोन के अंदर पीस की कैफियत नहीं बनती और एक्टिविटीज जनरेट नहीं हो सकती, हमें उसका इंतजार करना है। लेकिन हम प्रीपेयर्डनेस की स्टेज में रहना चाहते हैं, बिल्कुल ठीक है, ताकि ये कि वहां की इजाजतनामे मिल जाएं और उसके बाद हम तैयारी कर रहे हों। ठीक हो गया मंसूर साहब, जरा ये भी फरमाइएगा, बिल्कुल आखिरी 2-3 मिनट है, अगर आप इसमें कुछ मुझे बता सकें कि सिग्निफिकेंस क्या है इस सारी जंग बंदी की, इसका कितना फ़ायदा जो है वो फ़लस्तीनियों को होना है और किस हद तक जो है वो इसराइल के लिए फ्रूटफुल है इस जंगबंदी में? क्या ऐसा तो नहीं है कि इस 4-5 दिन के अंदर वो दोबारा से तैयार होकर मजीद कुव्वत के साथ जो हमलावर हुआ? देखिए जी, इसका जो मैं समझता हूँ अव्वल व आखिर फ़ायदा यकीनन फ़लस्तीनियों को है, क्योंकि वो जिस एक इंतहाई मोहलिक जंग के दहाने पर थे और उन पर जिस तरीके से इसराइल जो है वो मारी आए रोज़ कर रहा था, तो उनके लिए एक साई ऑफ रिलीफ तो अपनी जगह मौजूद है। फिर इसी तरीके से बहुत बड़ी जो तबाही फैली है उसके नतीजे में जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, उन इंसानी जानों को या उन बहुत ही जैसे कहना चाहिए दबे हुए बाज़ जगहों पे लाशें और इस नौइयत की चीज़ें, उनकी तदफीन का भी उनको मौका मिलेगा और कम से कम अपने घर को इन ऑर्डर करने के हवाले से जो एक सोच फ़िक्र, अपने प्यारों की तलाश, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। और ख़ास तौर पे इसके साथ जो एक पैरेलल एक्टिविटी जो कैदियों की रिहाई, चाहे वो फ़लस्तीनी हों या यरगमाली हों जो मज़ामती तंजीमों के पास है, ये भी उनकी जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनके लिए एक रे ऑफ होप अपनी जगह मौजूद है। और मैं समझता हूँ ये आगे का जो रास्ता है, ख़ास तौर पे इस जंगबंदी का जो हतमी, जो अभी नेतन्याहू साहब ने भी अब इंदिया ज़ाहिर किया है कि उनका मकसद अपने यरगमालियों की रिहाई है, तो अभी तो ये देख के कुछ चावल जो है वो सामने आए हैं। जो हाई प्रोफाइल उनके पास कैप्टिव्स हैं वो अभी मौजूद हैं। और माजी में हमास ने तो एक गिलाद शिलात नामी फ़ौजी जो था उसके बदले अपने 1000 कैदी रिहा करवाए थे। अभी तो इस पर इंटरनेशनल जो मीडिएशन या इंटरनेशनल जो पावर्स हैं वो यकीनन इसमें स्टेप इन करेंगी। उसमें मिस्र के साथ, कतर के साथ, दीगर जो मशरक़ी और जो अमेरिका, यूरोप, उनके ममालिक भी ज़ाहिर है, क्योंकि उनके अपने अपने शहरी तो निकल गए हैं, लेकिन जो इसराइल के जो हाई प्रोफाइल कैप्टिव्स हैं और फ़ौजी ख़ास तौर पे उनमें बाज़ कर्नल और जनरल रैंक के लोग भी शामिल हैं, तो वो अभी इनके पास मौजूद हैं। लेकिन मैं समझता हूँ यहाँ पे एक चीज़ की निशानदेही ज़रूरी है कि इस वक्त इसराइल इस जंगबंदी के माहदे के बावजूद जो कैदियों की रिहाई के हवाले से ड्रामा रचा रहा है, उसमें जो गरब उर्दन में उन्होंने रिसेंटली लोग गिरफ़्तार किए हैं, उसमें छोटे बच्चे और इसी नौइयत के बहुत ही माइनर केसेस में जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको रिहा करके वो नंबर पूरा कर रहा है, नंबर बढ़ा रहा है। और हमास के वो हाई प्रोफाइल लोग जो बेसिकली बहुत अरसे से तकरीबन 22 साल से वो जेलों में हैं, उनकी रिहाई के हवाले से अभी मुज़ाकरात पर वो नहीं आया या उनके नाम जो है वो अभी पब्लिक नहीं किए जा सके कि वो किन को रिहा कर रहा है। तो इसराइल इस जंगबंदी की आड़ में भी जो है वो अपना खबासत का खेल जो है उसने नहीं छोड़ा। लेकिन हमास ने इस माहदे के हवाले से, कैदियों की रिहाई के हवाले से जो कमिटमेंट की थी उसको इन लेटर एंड स्पिरिट जो है वो पूरा किया है। और उसकी गवाह जो है इंटरनेशनल रेड क्रिसेंट की वो टीमें हैं जिन्होंने उन यरगमालियों को मिस्र की सरहद तक एस्कॉर्ट किया है और अब वो अपने अपने जो है रिश्तेदार अजीज़ व अकारब उनके पास मौजूद हैं। लेकिन फ़लस्तीनी जो इसराइल की कैद से रिहा होने वाली जो ख़वातीन हैं जो 8-8, 9-9 साल से वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने जो अपनी बिपता और जो गोरी टेल सुनाई हैं, वो मेरा ख़्याल है कि इस वक्त जो आज़ाद ज़मीर दुनिया है उनके मीडिया तक या उन तक पहुँचे तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि इसराइल इन जेलों में कैद फ़लस्तीनियों के साथ क्या गैर इंसानी सलूक रवा रखता है, कैसे इनको नस्ली इम्तियाज़ का निशाना बनाता है और किस तरीके से उनके लिए वो कानूनी हकूक़ भी उन्हें मैसर नहीं होते जो आम तौर पे कैदियों को होते हैं। बिल्कुल ठीक है मंसूर जाफ़र साहब, बहुत आपका शुक्रिया। अब्दुल शकूर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत तफसील के साथ गुफ्तगू हुई, ज़ाहिर है कि तशनगी रह गई। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों के ऊपर आने वाले वक्त में कुछ आसानियाँ नसीब फरमाए, उनके मसाइल को हल फरमाए। ख़ास तौर पर जिस तरीके से बच्चे शहीद हो रहे हैं, बूढ़े शहीद हो रहे हैं, ऐसी ऐसी वीडियोज़ है कि जो शायद देखना भी है इतना आसान नहीं है किसी जी रूह के लिए, किसी जी नफ्स के लिए, किसी ऐसे शख्स के लिए कि जो दिल में दर्द रखता है इंसानियत के लिए। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। आप अगर एक सियासी कारकुन है तो आपको ये समझना होगा कि आपके एक क्लिक की कीमत, आपके एक शेयर की कीमत कहीं आपके मुल्क के खिलाफ ही ना जाए और ऐसे लोगों के हाथ में ना चले जाए कि जो झूठ का कारोबार करें, जो फरेब का कारोबार करें, सिर्फ इसलिए ये कारोबार करें कि किसी तरीके से अपनी बहादुर अफवाज को, अपने मुल्क को, अपने मुल्क के इदारों को बदनाम कर सकें। बात हो रही है दो ऐसे भगोड़ों के खिलाफ कि जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, झूठ का कारोबार करते हैं, फरेब का कारोबार करते हैं, हर उस तरह की बात करते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए नुकसान का सबब पाकिस्तान में इंतशार का सबब बन सके। बात करते हैं आखिरी दो भगोड़े हैं कौन से, आखिरी दो लोग हैं कौन से कि जिससे पाक फौज ने अपने रैंक्स वापस ले लिए। उनसे कहा है कि आप हमारा नाम इस्तेमाल मत कीजिए, बल्कि सजा भी दी गई है। कार्रवाई कैसे हुई, किस तरीके से होती है, तमामी चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। सर ये फरमाइएगा कि दो भगोड़े मुल्क से बाहर चले गए हैं, यहाँ से पाकिस्तान से ही कुछ नागबत अंदेश लोग, अब ऐसे लोग जो जाहिर है कि मुल्क के खिलाफ काम नहीं करना चाहते, लेकिन मुल्क के खिलाफ काम करने वालों के साथ मिल जाते हैं कि जब वो क्लिक करते हैं, शेयर करते हैं, और हमने उनके लिए जो वो रिक्वेस्ट भी की है कि ऐसा काम ना करें, सियासत तो होती रहेगी, मुल्क को जो वो सलामत रहना चाहिए। तो कितनी बड़ी कार्रवाई है पाक फौज के इनर सर्किल के अंदर कि अपने साबकीन के खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए, और इसका तरीकेकार आखिर होता क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आदिल राजा और हैदर रजा मेहदी के खिलाफ जो एक्शन लिया गया और जो उसका फैसला आया है मिलिट्री कोर्ट की जानिब से, ये आर्मी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और ऑफिशियल हमारे आर्मी एक्ट है उसकी तनाजर में हुआ। देर है दुरुस्त है, मैं तो साफ बात ये करूंगा। पिछले 2 साल से ये दोनों जो है पाकिस्तान की सालमियत के हिसाब से खिलाफ काम कर रहे थे और सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स स्पेशली यूट्यूब को इस्तेमाल करते हुए इस तरह के नैरेटिव्स लेकर आ रहे थे कि जिसे लोगों ने अनफॉर्चुनेटली बाय करना शुरू कर दिया था। मैं हमेशा कहता हूं कि आपकी जो मीडिया है स्पेशली सोशल मीडिया, वो नेगेटिविटी बहुत जल्दी जो है वो सेल करती है। आपके देखें आप भी लोग जब करते हैं उसमें इस तरह की कैप्शन या टैग लगाते हैं कि ना चाहते हुए भी आप उसको खोलते हैं, और जब आप नेगेटिविटी देखते हैं तो एज ए ह्यूमन आप उस तरफ टिल्ट होते चले जाते हैं। लेकिन इन दोनों हजरात जो है कि जो आदिल राजा है और ये हैदर रजा मेहदी जो है, एक मेजर और एक कैप्टन था जिनका रैंक वापस ले लिया गया है। जब एक रैंक के हिसाब से बात करते थे, जो वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं जिनको कोई खानदान में फौजी नहीं है, या जो ऐसे लोग जो गांव में रहते हैं जिनको इतना आगाही नहीं है, तो वो ये समझते थे कि ये रिटायर्ड ऑफिसर्स अगर कोई बात कर रहे हैं तो ठीक बात कर रहे होंगे। तो जो ये दो जिस तरह से नेगेटिविटी या जो एक गैप क्रिएट कर सकते थे अफवाज की और कौम के दरमियान, इन लोगों का एक जो है ना उसमें बड़ा कलीदी किरदार एक रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चूंकि पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस और कौम जो है हमेशा से एक पेज पर है, इनके दरमियान हमेशा से एक लव और रोमांस का जो रिश्ता रहा है, उसकी वजह से ये लोग उसमें कामयाब नहीं हुए। लेकिन यस, जो यंगस्टर्स हैं जो आजकल सोशल मीडिया जो है उसमें ये चेंज की जो स्क्रीन आपके हाथ में मोबाइल की सूरत में है, ये एक इंतहाई लीथल वेपन बन चुका है। मैं हमेशा से ये भी कहता हूं कि 2 तरह की जंगें होती हैं, एक काइनेटिक होती है, नॉन काइनेटिक। काइनेटिक वो जंगें होती हैं जिसमें फौजें लड़ती हैं, टैंक, जहाज और गन्स लड़ती हैं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, वेल ट्रेन्ड है, बैटल हार्डन्ड है, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो कोई दुश्मन जो है पाकिस्तान के खिलाफ काइनेटिक जंग नहीं लड़ सकता। तो अब नॉन काइनेटिक पे आने के लिए उनको हाइब्रिड वॉरफेयर करनी है, जिसके तहत अपने नैरेटिव्स बनाने हैं, बयानिए बनाने हैं, और उसका मकसद क्या होता है किसी भी जंग का, कि आपकी कौम का मोरल डाउन कर दें। और दुश्मन किन एलिमेंट्स को यूज करेगा, स्पेशली उन एलिमेंट्स को जो कि पुराने फौजी ने, अगर वो इस तरह के लोग हत्थे चढ़ जाएं तो फिर वो जो एक अगर सिविलियन कोई बात करेगा तो उसकी बातों में उस तरह इम्पैक्ट नहीं होता। तो अगर कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मेजर या कैप्टन लगा के अगर बात करके तो वो चीज सेल होना शुरू होती है, ना सिर्फ लोकल डोमेस्टिकली बल्कि इंटरनेशनली। तो ये इन चीजों को देखते हुए ये FGCM जो हुआ है, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल, मैं समझता हूँ 2 साल पहले या 1.5 साल पहले हो जाना चाहिए था। देर है दुरुस्त है, लेकिन ये इंतहाई अच्छी चीज है। और मैं समझता हूँ कि हमारे आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स इस तरह के बिल्कुल भी नहीं है। 1-2-4 हजारों ऑफिसर्स में से 2-4 गंदे अंडे जरूर होते हैं, तो उनके खिलाफ जो एक्शन लिया गया बिल्कुल ठीक है। और नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ ये फरमाइएगा कि अब जाहिर है कि एक सजा भी इनको सुनाई गई है, अब उस सजा के ऊपर अमल दरामद का तरीकेकार क्या होगा? क्या पाकिस्तानी सफारत खाने को इन्वॉल्व किया जाएगा कि वो वहां पर मकामी पुलिस जो है उसको ये बताए कि ये जराइम पेशा लोग हैं, ये पाकिस्तान में फेक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, पाकिस्तान में जो है वो हंगामा राई चाहते हैं, पाक फौज में खुदा न खास्ता बगावत चाहते हैं और ऐसी झूठी खबरें देते हैं। मतलब अगर आप कहें कि नेगेटिव न्यूज, तो मैं तो उसको नेगेटिव नहीं कहूंगा,
होगा? नेगेटिव तो वो खबर है ना कि जो मनफी और मस्बत के दरमियान आपने कोई चीज निकाली है, ये तो सिरे से कोई चीज ही मौजूद ना हो, आप अपने तौर पर जो है वो कोई मनगढ़ंत वाकया ऐसा कोट कर दें या मनगढ़ंत चीजें कोट कर दें और अपनी फौज के अंदर बगावत की खुदा ना कोशिश करें, तो आगे प्रोसीजर क्या होगा? इस तरह के जो लोग पाक फौज से भाग जाते हैं या अगर कोई फर्द किसी फौज से भाग जाए तो उसको फिर कानून के कटहरे में कैसे लाया जाएगा? देखिए, मैं इस पे पूरा तफसीली आपको जल्दी से जवाब देता हूं। सबसे पहले तो ये कि आप कहें कि फौज में बगावत, ये बहुत दूर की कौड़ी लाना है। पाकिस्तान आर्मी इंतहाई वेल ट्रेन्ड, वेल ग्रूम्ड और वेल लेड आर्मी है, जिसके ऑफिसर्स जवान एक पेज पे होते हैं, सिंगल एक यूनिटी ऑफ कमांड, एक ऑर्डर मिलता है, वेयर भी गो, अपनी जानों की कुर्बानी देते हैं और मिशन अचीव करते हैं। वन तो लिहाजा बगावत या दूरी फौज के अंदर सफों में आप कौन बिल्कुल मुतमईन ऐसा कुछ भी नहीं है। वन सेकेंडली, जो हमारे इस तरह के अगर कोई भगोड़ा अफसर कहीं चला जाता है या स्लिप कर जाता है जिसकी पाकिस्तानी नेशनलिटी है, तो उसको तो लाना कोई मसला ही कोई नहीं है। आप बात करते हैं और वहां की जो मिलिट्री पुलिस या जो दूसरी सिविलियन पुलिस वगैरह उनको वापस एक्सपेट्रिएट करते हैं और या रिपाट्रिएट करते हैं और हमारे पास वापस आ जाते हैं। लेकिन इस तरह की मिसाल माजी में नहीं। अब ये दोनों जो है हैदर और ये जो अपना आदिल है, ये दोनों मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक डुअल नेशनल्स हैं। अब डुअल नेशनल के हिसाब से बीच में अब दोनों गवर्नमेंट्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। जो हैदर रजा मेहदी है ये उधर कनाडा में और कभी अमेरिका से प्रोग्राम करता है और ये जो आदिल है यूके बेस्ड है, तो ये लोग वहां पे असाइलम के लिए बैठे हुए हैं और इनकी वहां की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज या दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हॉस्टाइल है वो इनको एज अ टूल यूज करती हैं, एज अ टूल यूज करके पाकिस्तानी कौम में दरार डालने की कोशिश करते हैं। तो लिहाजा अब जो इनको वापस लेकर आना है एज पर दी कोर्ट डिसीजन, वो दोनों जो हमारा फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का और जो स्टेट डिपार्टमेंट है यूएस का, फॉर दैट मैटर फॉरेन ऑफिस कनाडा का और कॉमनवेल्थ का जो फॉरेन ऑफिस यूके वाला है, अगर हमारे इसके दरमियान कोई ऐसी अरेंजमेंट ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बायलैटरल लेवल पे एग्जिस्ट करता हुआ तो श्योरली इनको वापस लाया जाएगा। लेकिन उसमें ये स्ट्रिंग जरूर अटैच है कि वो डुअल नेशनल और डुअल नेशनल के हिसाब से ये ममालिक जो है वो खतर ख्वाह पोजीशन रखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो हमारे कैपिटल से वापस में बात करेंगे तो शायद हम इनको वापस लाने में कामयाब हो सकेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद मिनाज साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का ख़त्म इसी गुफ्तगू के ऊपर करेंगे कि किसी ऐसे भगोड़े की, किसी ऐसे शख्स की जो पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान की बहादुर अफवाज के बारे में, पाकिस्तान की कौम के बारे में, उन तमाम सियासी मामलात के ऊपर गलत खबरें आप तक पहुँचाए, झूठी खबरें आप तक पहुँचाए और उसका सिर्फ एक ही मकसद हो कि किस तरीके से वहाँ पर क्लिक्स मिलें, किस तरीके से शेयर्स मिलें, किस तरीके से उन तमाम क्लिक्स की बुनियाद पर वो रेवेन्यू जनरेट करे और वो तमाम मामलात उसकी जेब भरने का सबब बन सकें कि जो वो झूठ के जरिए डिलीवर कर रहा है। तो इसके दो नुकसान आते हैं। एक तो वहां बैठकर वो मजे करेगा उन पैसों के ऊपर कि जो आप क्लिक की सूरत में उसको पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे किसी भी शख्स के कंटेंट को क्लिक करने से पहले जरूर सोच लें कि क्या वो मुल्क के मफाद में बात कर रहा है या मुल्क को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आज के प्रोग्राम से इतना ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।